इसलिए मेरा पहला सुझाव आपको ये है कि इस तरह का एक नेशनल डायलॉग आप अरेंज करिए, जिसमें उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को और मुखियाओं को बुलाइए, हमें और प्रधानमंत्री को या उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए, और एक ऐसा सिस्टम हम विकसित करें जिससे ये जो एक अनास्था का वातावरण, जो एक निराशा का वातावरण देश में व्याप्त हो गया है, इससे हम निकल सकें। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये लिस्ट डुएबल है, ये अचीवेबल है, लगती लंबी है, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी बहुत सी राज्य सरकारों ने ये करके दिखाया है। इसमें गवर्नेंस इंप्रूवमेंट की बात है। अभी गुजरात और तमिलनाडु का जिक्र आपने स्वयं किया। अभी मैं मध्य प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में गई थी, लाखों करोड़ों के MOU साइन हुए। क्यों? वो भी तो उसी देश का हिस्सा है। लेकिन अगर आज आप उद्योगपति को कहिए तो वो गुजरात सबसे पहले जाना चाहता है, मध्य प्रदेश जाना चाहता है, तमिलनाडु जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि वो प्रोजेक्ट लेकर जाएगा तो प्रोजेक्ट की क्लियरेंस में अगर मगर किंतु परंतु नहीं होगा, महीनों या साल नहीं लगेंगे, तुरंत उसका क्लियरेंस होगा, जो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। आपने इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन की बात की इस लिस्ट में, एनवायरमेंटल क्वालिटी की बात की। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए क्लाइमेट चेंज में वो सबसे आगे रही है। स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्सिटी का अंबार लगा, हब ऑफ एजुकेशन बनाया है हमने हिमाचल को। इसमें इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात है, हमारी गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार ने करके दिखाया है। राष्ट्रीय औसत आज कृषि विकास दर का 3% है, लेकिन मैं माथा ऊंचा करके कह सकती हूँ गुजरात में कृषि विकास दर 11% है और मध्य प्रदेश में 18% है। लोग हैरान होते हैं सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको आंकड़ा देती हूं कि ऐसा कैसे हुआ है। मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर भूमि केवल सिंचित थी, सिंचाई के नीचे थी 7 लाख हेक्टेयर। आज 22 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के नीचे है, सिंचित रकबा है जहां पर कल्टीवेशन हो रहा है। गुजरात में 10,000 एकड़ भूमि ड्रिप इरिगेशन के नीचे थी, 10,000 एकड़, और आज 7 लाख एकड़ भूमि 70 गुना ड्रिप इरिगेशन के नीचे है। तो जहां इच्छा शक्ति है, जहां माहौल है, उन्होंने करके दिखाया। इस लिस्ट का एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो किसी न किसी राज्य सरकार ने नहीं करके दिखाया। यह हो सकता है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है और माहौल की जरूरत है, वातावरण की जरूरत है। बहुत बार प्रधानमंत्री आप लोगों को कह देते हैं कि हम क्या करें, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, विपक्ष हमारा साथ नहीं देता, और खास तौर पे लेजिस्लेटिव बिजनेस के बारे में कहते हैं, बिलों के बारे में कहते हैं कि बिल ये निकालने नहीं देते। मित्रों, ये बात सत्य से बिल्कुल परे है। मैं आपको उदाहरण देकर कहना चाहती हूं कि अगर बिल नहीं निकल रहे तो सरकार के अपने अंतर विरोध के कारण नहीं निकल रहे, इनके अपने घटक दलों के विरोध के कारण नहीं निकल रहे। एक उदाहरण देती हूं पेंशन बिल का। जिस समय पेंशन बिल लेकर के ये आए, उस समय प्रणव दा वित्त मंत्री थे। उन्होंने मुझे, अरुण जी को और अडवाणी जी को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने हमसे कहा कि इस पेंशन बिल में आपको क्या आपत्ति है। हमने कहा जी एक ही आपत्ति है, वो दूर कर दीजिए, हम बिल पास करा देंगे कि पेंशनर को बुढ़ापे में सिवा पेंशन के और किसी दूसरी चीज का सहारा नहीं होता। हम नहीं चाहते कि उसका पैसा सट्टे में लगाकर और किसी दिन उड़ाकर आप खुर्द-बुर्द कर दें। इसमें एक क्लॉज डाल दीजिए अश्योर्ड रिटर्न की, कि इतना तो जरूर उसे मिलेगा ही मिलेगा, और उस अश्योर्ड रिटर्न को EPF से जोड़ दीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में यूनियंस हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए एक अच्छी रिटर्न ले लेती हैं। बेचारे बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे रिटर्न मांगने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो समझते थे चीज़ को। उनका आई सी मेरिट इन योर आर्ग्यूमेंट, दिस इज़ अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो मैंने कहा आप ये कर दीजिए, हम बिल पास करा देंगे। उन्होंने मान लिया करने के लिए। बिल इंट्रोडक्शन के समय आया, वामपंथियों ने विरोध किया, डिवीजन मांग लिया। यहाँ बैठे हैं मेरे साथी लोकसभा के, वो साक्षी हैं इस बात के। खड़े होकर मैंने कहा कि हम साथ वोट करेंगे सरकार के और इस बिल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, और विपक्ष के नाते उस डिवीजन में हमने साथ दिया और बिल इंट्रोड्यूस हुआ।
लेकिन जब बिल पर चर्चा कराने का समय आया, उस समय तृणमूल कांग्रेस के लोग सरकार के घटक दल में थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया कि बिल कैबिनेट में आए। पार्लियामेंट में आने की बात तो बहुत दूर की है, और बिल कैबिनेट में भी नहीं आ सका। सत्र पूरे का पूरा निकल गया, मगर उस पर चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे 20 उदाहरण मैं आपको दे सकती हूं। यह अंतर विरोध इनके घर का है। बहुत बार कह देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह कि यह गठबंधन की मजबूरी है। भैया, गठबंधन की सरकार तो हमने भी चलाई थी। हमारी सरकार कोई अपने स्वयं के बहुमत की सरकार नहीं थी। बीजेपी को 272 नहीं मिले थे, और हमारा कोलिशन तो आपसे भी बड़ा था। 24 दलों का कोलिशन था। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जब मैं बैठक बुलाया करती थी, तो सिंगल पार्टियों को मिलाकर 24 पार्टियां बुलाती थी। लेकिन उस कोलिशन को हम कैसे मैनेज कर गए? गठबंधन में तो अंतर विरोध होते हैं, इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग पृष्ठभूमि, और अलग अलग ना हो तो वो अलग दल ही क्यों हो, लेकिन किसी एक प्रोग्राम को साथ लेकर के इकट्ठे आते हैं। पर कारण क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी लीडर थे। आज जो सबसे बड़ी कमी है सरकार में वो ये कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन लीडर ना वो अपनी पार्टी के हैं और ना देश के हैं। तो पार्टी के भी लीडर नहीं है, उनकी तो पार्टी के भी लीडर कोई और हैं। और इतने बड़े देश को संभालने के लिए मित्रों, एक नेता की आवश्यकता होती है, और नेता भी वो जो जन नेता हो, जो मास लीडर हो। और ये हमारा सौभाग्य था कि हमारी गठबंधन की सरकार का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जिसका स्टेचर था, जिसकी रिस्पेक्ट थी, जो कद्दावर नेता था, जिसका आदर लोग करते थे। और इसलिए मैंने स्वयं देखा कि भांत भांत के लोग जो हमारे साथ थे, उनमें से किसी को प्यार कर, किसी को फटकार कर, किसी को संभाल कर, किसी को बहला कर, किसी को सहला कर वो सरकार चलाते रहे। और उन्होंने सरकार भी चलाई, और उसके साथ साथ बहुत बड़ी विजन रख करके बहुत बड़े बड़े फैसले भी किए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ये लाखों करोड़ों रुपयों की योजनाएं थी जो हमारे समय में बनी और एग्जीक्यूट हुई। इस सरकार ने आते ही कुछ को तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर तो काम ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को एक निर्णय देकर कहना पड़ा कि ये देश के हित में है, बाढ़ और सुखाड़ दोनों को समाप्त करने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कछुए की चाल चल रही है। और एनएच जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थी, जिस समय कमलनाथ मंत्री थे, संसद में उन्होंने कहा था कि 20 किलोमीटर प्रतिदिन हम ये सड़क बनाएंगे, नेशनल हाईवेज बनाएंगे। आंकड़ा निकल करके आया कि 2 किलोमीटर प्रतिदिन भी नहीं बन रही है। अब ये सब क्या विपक्ष ने रोक रखा है? इस सब के लिए जिम्मेदार क्या प्रतिपक्षी दल हैं? योजनाएं विचार के रूप में आपको दे दी गई, योजनाएं एग्जीक्यूशन के स्तर पर आपको दे दी गई, केवल उनको आपको आगे बढ़ाना है। लेकिन आपकी सरकार के शासनकाल में वो योजनाएं आगे भी नहीं बढ़ रही, नहीं तो बननी क्या थी। तो इसीलिए जो मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा कारण इसमें यह है नेतृत्व की कमी। व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर लीडर नहीं हो सकता। और आज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी जो है वो ये कि सरकार के पास कोई लीडर नहीं है, सरकार के पास प्राइम मिनिस्टर जरूर है। और यही कारण है कि सबसे बड़ी कैजुअलिटी हो रहा है एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप। भारत की उद्यमशीलता पर हम लोग गर्व करते हैं। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारी जनरेशन और हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यंग है। जब भारत के एडवांटेजेस लोग दिखते हैं, भारत की स्ट्रेंथ्स गिनते हैं, तो भारत की स्ट्रेंथ में सबसे ऊपर आता है हमारी पॉपुलेशन का युवा होना।
प्रोजेक्शन तो ऐसा आया जिसमें लोगों ने ये कहा कि 2020 तक भारत की एवरेज एंटरप्रेन्योर एज 29 होगी, जो कि अमेरिका में 48 है और चाइना में 37। 48 और 37 के मुकाबले आपका एंटरप्रेन्योर 29 साल की औसत एज का होगा। उसमें विजन है, उसमें डायनेमिज्म है, उसमें लगन है। सिर्फ उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए। वो कुछ नहीं मांगता आपसे। कंट्रोल्स हटा दीजिए, एक मुक्त व्यवस्था दीजिए और भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था में उसको पनपने का मौका दीजिए। देखिए वो भारत को कहां से कहां पहुंचाता है। क्या कारण है कि 22-22, 23-23 साल के लड़के अमेरिका में सीईओ बने बैठे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के? केवल अंतर परिवेश का है। उसी क्षमता के लोग यहां हैं। मैंने एक बार एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ना करने के, उसका एनालिसिस किया था। 4 फैक्टर्स मैंने निकाले थे। वो 4 फैक्टर्स हैं: लैक ऑफ वेल कंसिडर्ड नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा है डिफिकल्टीज इन सिक्योरिंग लोन्स फॉर अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर, difficulties in investments by angel investors, suitable rates of interest and requirements of collateral and low reach. Third है societal behavior in some areas or regions of the country which denigrates failure and attaches a stigma, and therefore entrepreneurs are unwilling to take risk. And fourth is entry and exit barriers. अब इसके लिए भी क्या उपाय है? उपाय है कि देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप नेशनल पॉलिसी चाहिए। एक ड्राफ्ट आया है, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बॉडी के द्वारा एक ड्राफ्ट आया, लेकिन उस ड्राफ्ट को मैंने देखा, वो सॉफ्टवेयर इश्यूज को एड्रेस करता है। अवेयरनेस लेके आओ, मेंटरिंग करो, लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं, फिनेंशियल इंसेंटिव्स, बेसिक इश्यूज हैं, बैरियर्स ऑफ ग्रोथ, उनको जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे किसी पॉलिसी फ्रेमवर्क में, एक तो ये पॉलिसी फ्रेमवर्क तुरंत इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद इसको फाइनल शेप दे देनी चाहिए। बहुत दिन तक ड्राफ्ट सर्कुलेटेड घूमता रहता, उस पर कोई फाइनल शेप ही नहीं बनती, उसकी कोई फाइनल व्यू ही नहीं लिया जाता। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि ये जो ड्राफ्ट आया है, इस ड्राफ्ट में जो भी संशोधन करने हैं वो संशोधन करके एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी देश के अंदर आए। आज का युवा मुंह बाए देख रहा है इसको, और एक बार ये पॉलिसी आ गई, उसके हित की पॉलिसी आ गई, तो आप देखिए वो लपक लेगा इसको। लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि आज के शासकों का विश्वास अपनी उद्यमशीलता में कम है, अपने एंटरप्रेन्योर्स में कम है। उन्हें सारी की सारी चीज़ों का इलाज केवल एफडीआई में दिखाई पड़ता है। विदेशी पूंजी आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हैरान हो रही थी कि हमारे यहाँ जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, उनके लिए 100% एफडीआई कर दी है इस सरकार ने। 100% एफडीआई, और कितने से बढ़ाई है? 24% से। अब ये जो हम एफडीआई इन रिटेल पर विरोध कर रहे थे, उस समय खड़े होकर के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमने अपनी पॉलिसी में ये डाला है कि 30% कम से कम, उन्होंने कहा मैं मिनिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 30% माल आपको हमारे अपने छोटे और मंझोले उद्योगों से ज़रूर खरीदना होगा। लेकिन वो इस बात को गोल कर गए।